हेलो मॉमीज, मैं हूं अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज वर्ल्ड। तो दोस्तों, आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाई डू न्यू बॉर्न बेबी क्राई। इतना ज़्यादा क्यों रोते हैं? कई बच्चे रात भर रोते रहते हैं, कई बच्चे सारे दिन रोते हैं। इसके क्या रीज़न है? और अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम है या आप न्यू मॉम है तो आप बहुत परेशान होंगे कि ये मेरा बच्चा इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत कॉमन है कि न्यू बॉर्न बेबी रोते हैं। दैट इज़ वेरी नेचुरल थिंग, वेरी कॉमन थिंग, बिकॉज द ओनली लैंग्वेज दे न्यू दैट इज़ क्राइंग। वेदर दे आर हंग्री, वेदर दे आर स्लीपी, वेदर दे आर टायर्ड, उनको कुछ भी कम्युनिकेट करना है, दे नो ओनली वन लैंग्वेज दैट इज़ क्राइंग। तो हमें उनके सिग्नल्स को समझना होता है कि इस बार वो किस वजह से रो रहे हैं या इस बार वो किस वजह से रो रहे हैं। वो हंग्री हैं इसलिए रो रहे हैं, स्लीपी हैं इसलिए रो रहे हैं। तो हमें वो सिग्नल समझने होते हैं एज ए न्यू पेरेंट। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने जो बेबी वर्कशॉप अटेंड करी थी उसके मैं कुछ ना कुछ टिप्स जरूर शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे मुझे हेल्प मिली थी अपने न्यू बॉर्न बेबी को सेटल करने में या वो क्यों रो रहा है उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो जब मैंने ये वर्कशॉप अटेंड करी थी, समायरा वॉज लाइक 20 डेज ओल्ड और सारे जो भी पेरेंट्स आए हुए थे सबके पास ही न्यू बॉर्न बेबीज थे। तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर्स ने लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, डेमो के साथ एक्सप्लेन किया था और उस रिदम को अंडरस्टैंड करना सिखाया था कि आप अगर बच्चे की जो क्राइंग की रिदम है उसको अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे ये भूख की वजह से रो रहा है या स्लीप की वजह से रो रहा है या किसी और रीजंस की वजह से रो रहा है। तो उस टाइम पे तो बहुत सारे न्यू बॉर्न बच्चे थे, सारे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए थे। तो वो हमें देखने को भी मिल रहा था कि जो रिदम थी उसको हम समझ पा रहे थे। तो बट इस वीडियो में उस रिदम को एक्सप्लेन करना, डेमो देना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस किया और उस वर्कशॉप के अकॉर्डिंग जो भी टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको हेल्प करूँगी कि कौन से वो 5 से 6 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से न्यू बॉर्न बेबी रोते हैं और उन रीजंस को किस तरह से सॉल्व करना है, मैं वो सॉल्यूशन भी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है हंगर। न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, न्यू बॉर्न से मेरा मतलब है 0 to 3 मंथ के बेबी, बिकॉज 3 मंथ्स बाद काफ़ी हद तक आप बच्चे का रूटीन समझने लगते हैं। तो 3 मंथ के बाद की जर्नी थोड़ी ईजी हो जाती है। तो न्यू बॉर्न बेबी क्या होता है, हर 1 से 1.5 घंटे में फीड लेता है उसको, बिकॉज छोटा सा स्टमक होता है उसका एंड बहुत जल्दी जल्दी सुसु पॉटी करते हैं तो उनका स्टमक फिर से खाली हो जाता है और उनको फिर से रिफिल करना होता है। तो हमें वो समझना होगा कि उसको कितनी जल्दी जल्दी हमें फीड कराना होता है। तो उसका एक तरीका होता है जो मुझे लैक्टेशन कंसल्टेंट जो मेरे हॉस्पिटल में थी उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि आप जब भी अपने बेबी को फीड करा रहे तो मेक श्योर आप एटलीस्ट 30 मिनट तक लैच कराएं। अगर आपका बेबी मोस्टली क्या होता है, दैट इज़ वेरी कॉमन, अगर आप न्यू मॉम है तो बहुत ज़्यादा आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आप जैसे ही बच्चे को फीड कराने के लिए बिठाते हो वो तुरंत से 5 मिनट में ही सो जाते हैं। बट आइडियल पीरियड शुड बी 30 मिनट, मतलब जो आपका लैचिंग पीरियड आप फीड कराने का ड्यूरेशन है दैट शुड बी एटलीस्ट 30 मिनट। तो 5 मिनट में ही अगर आपका बेबी सो जाता है तो क्या होता है कि अगर सपोज विंटर पीरियड है और आपने बहुत कोजी बना रखा है, आपने उसको लेयर्स बना रखी हैं, मिटन्स, ग्लव्स एंड सॉक्स, कैप एंड ब्लैंकेट में कवर कर रखा है और उसको फीड करा रहे हैं, तो जब आपका बच्चा 5 मिनट में ही सो जाता है तो आप उसका जो कोजी इन्वायरमेंट है उसको हटाइए, उसकी एक लेयर कम करिए। लाइक आप ब्लैंकेट हटा सकते हैं, उसकी कैप रिमूव कर सकते हैं, उसके सॉक्स एंड मिटन्स हटा सकते हैं जिससे वो जाग जाए। तो 90% क्या होता है, बच्चे कैप हटाने से एंड मिटन्स हटाने से थोड़ा सा उसका इन्वायरमेंट कोजी जो होता है वो थोड़ा सा हट जाता है और वो जाग जाते हैं एंड दे कंटिन्यू लैचिंग। सेकेंड स्टेप होता है आप उसके ईयर के पीछे टिकल कर सकते हैं, उसके फुट पे टिकल कर सकते हैं, तो उससे बच्चा जाग जाता है एंड दे कंटिन्यू लैचिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो लैचिंग की ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ करनी है मिनिमम 30 मिनट। क्या होता है, बहुत जल्दी सकल करते करते बच्चे टायर्ड हो जाते हैं एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉटल फीडिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे जल्दी टायर्ड होते हैं और वो जल्दी से सो जाते हैं। तो आप इसको लैचिंग के पीरियड को इंक्रीज़ करना है, उसको जगाना है किसी भी तरह से। मुझे उन्होंने, डॉक्टर्स ने ये भी सिखाया था कि उसको आप हिलाइए, उसको प्रॉपर जगा दीजिए, उसके सिर पे मसाज करते हुए, ईयर के पीछे टिकल करके, पैर पे, किसी तरह से आपको उसको 20 to 30 मिनट लैचिंग पीरियड को इंक्रीज़ करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का प्रॉपर पेट भरेगा और एटलीस्ट 1-1.5 घंटे के लिए वो फुल रहेगा। बिकॉज एज ए न्यू मदर हमें लगता है हमने फीड कराया, 5 मिनट में बेबी सो गया, दैट मीन बेबी फुल हो गया इसलिए सो गया, बट ऐसा नहीं होता है। उनको एटलीस्ट 30 मिनट का फीडिंग पीरियड चाहिए होता है। तो अगर आप उसका फीडिंग पीरियड, लैचिंग पीरियड इंक्रीज़ करेंगे तो वो जल्दी से दोबारा फीड के लिए नहीं रोएंगे, उनका स्टमक फुल रहेगा।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो बहुत सारी मॉम्स को नहीं पता होता है। सेकेंड रीज़न होता है स्लीपीनेस। हो सकता है आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा स्लीपी है, इसलिए रो रहा है। तो अगर आपने मेरा स्लीप ट्रेनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे देती हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न समझने में। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लॉग बुक मेंटेन करने से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, बच्चे का पूरा रूटीन समझ में आ जाएगा कि कब आपका बेबी सोता है, कब वो फीड लेता है, कब वो सुसु पॉटी करता है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है, 24 आवर्स में एटलीस्ट 20 आवर्स होता है। बहुत से बच्चे 22 आवर्स तक भी सोते हैं, पूरे दिन में बस 10 से 15 मिनट के लिए जागते हैं और ओवरऑल 2 घंटे के लिए ही जागते हैं। तो दैट इज़ वेरी कॉमन। तो 20 से 22 घंटे आपका न्यूबॉर्न बेबी सोता है। और आपका बच्चा जब भी रो रहा है, आप ऐसे मत करिए कि आप तुरंत से उसको गोद में लें, उसको रॉक करा रहे हैं, उसको वॉक करा रहे हैं या उसको शोल्डर पे लगा लिया, उसके साथ वॉक कर रहे हैं। उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उससे हो सकता है वो किस वजह से रो रहा है आपको नहीं पता चल रहा है और वो प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इसलिए आप उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, और जितनी जल्दी स्टेज पे आप ये प्रॉब्लम समझने लगेंगे, इन रीजंस को समझने लगेंगे, उतनी इजी आपकी जर्नी हो जाएगी। तो आप ये एक रूटीन ज़रूर रखिए कि बच्चे को इंडिपेंडेंटली सोना सिखाइए, बिकॉज अगर इंडिपेंडेंटली आपका बच्चा सोना सीख गया तो आपको एटलीस्ट सुलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही बच्चे को नींद आएगी वो अपने आप ही सेटल होकर सो जाएगा, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। और अगर आपको उसका स्लीपिंग टाइम या स्लीपिंग पैटर्न पता है तो जो भी उसका जो रूटीन होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो आप सेट कर दीजिए। चाहे आपको उसको पालने में लिटाना है, कॉट में लिटाना है, बेड में लिटाना है, जिस तरह से भी बेबी आपका सोता है उस तरह से आप उसको सुला दीजिए। नेक्स्ट रीज़न इज़ वेदर इज़ टू कोल्ड और टू हॉट फॉर द बेबी। ये मेरे साथ भी हुआ था। जब समायरा 3 दिन की थी और उसका फर्स्ट डे था घर में, तो दैट वॉज दी ओनली नाइट कि मैं पूरी रात जागी थी एंड वो भी पूरी रात जागी थी और बिल्कुल नहीं सोई थी। तो मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, वॉक भी करा दिया, उसको फीड भी करा दिया, पर वो कॉन्टिन्यूस रो रही थी। जैसे कि समायरा का विंटर टाइम था तो जो भी उसने वूलन्स पहने हुए थे, देन उसने मिटन, सॉक्स, कैप एंड ब्लैंकेट लिया हुआ था। तो जैसे ही मैंने उसके मिटन, सॉक्स, कैप एंड फर्स्ट लेयर रिमूव करी है, within 5 minutes, believe me, within 5 minutes she is back to sleep. Then I realized how important to understand your baby's signs, कि उसको ज़्यादा गर्मी लग रही है, ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो उस टाइम पे हमने रूम में हीटर यूज़ किया हुआ था एंड हीटर से ऑलरेडी रूम वार्म हो चुका था, तो उसको जो एडिशनल लेयर्स थी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जैसे ही मैंने वो लेयर्स रिमूव करी, इमीडिएटली समायरा इज़ बैक टू स्लीप। तो इसलिए बच्चे की ये इंडिकेशन समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ज़्यादा ठंडा तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है। इसके लिए जो मुझे एक टिप बताई गई थी बेबी केयर वर्कशॉप में, दैट इज ऑलवेज मेक योर बेबी वियर 1 एक्स्ट्रा लेयर। आप जितनी लेयर पहन रहे हैं आप उससे 1 लेयर ज़्यादा अपने बेबी को पहनाइए। सपोज अगर मैंने एक वार्मर एंड एक प्लोअर पहना हुआ है विंटर्स में, तो आप अपने बेबी को 1 एक्स्ट्रा लेयर दे सकते हैं। आप जो विद इन द इनर लेयर है, एक कॉटन की लेयर, देन एक वार्मर, देन एक प्लोअर, दैट इज इनफ। एंड सेकेंड टिप थी कि जो भी एनवायरनमेंट है बेबी का, आप उस एनवायरनमेंट को मेंटेन कर दीजिए रादर देन लेयरिंग द बेबी। तो जो एनवायरनमेंट है, मैंने रूम में हमेशा हीटर ऑन रखा था और समायरा को मैं ओनली 2 लेयर्स में रखती थी, इससे ज़्यादा लेयर मैंने उसको कभी नहीं पहनाई उस दिन के बाद से। एंड मुझे ये दोबारा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो रात में एटलीस्ट इस वजह से रो रही है। तो आप भी इन चीज़ों को ग्रेजुअली समझने लग जाएंगे। तो इस पॉइंट को हमेशा नोट रखिए, बहुत ज़्यादा लेयर करके बेबी को मत रखिए। नेक्स्ट रीज़न, डायपर चेंज। हो सकता है कि आपके बेबी ने सूसू या पॉटी की हुई है और उसकी जो वेटनेस फीलिंग होती है डायपर की, उससे बच्चा इरिटेट हो रहा हो, उससे उसको प्रॉब्लम हो रही है और इस वजह से रो रहा है। तो ये क्या होता है कि न्यूबॉर्न बेबी हर 15-20 मिनट में पॉटी करता है या सूसू करता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि हर बार आप डायपर चेक करो, फिर रिमूव करो या चेक करो, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने एक रूटीन फिक्स कर लिया था कि मैं एवरी 1.5 आवर में उसका डायपर चेंज करती थी। समायरा को मैंने 24 आवर्स डायपर में रखा था, स्पेशली स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में उसका डायपर चेक कर रही हूँ कि उसने सूसू तो नहीं किया, उसने पॉटी तो नहीं किया और वो इस वजह से तो नहीं रो रही है। तो मैंने एक रूटीन बनाया हुआ था कि मैं एवरी 1.5 आवर में उसका डायपर चेंज करती थी, वेदर इज़ डे टाइम और वेदर इज़ नाइट टाइम। तो उसका मैंने फिक्स रूटीन बना रखा था कि एवरी 1.5 आवर में
मैं उसका डायपर चेंज कर देती, तो थैंकफुली मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई कि वो डायपर चेंज की वजह से रो रही है। तो आप भी इस ध्यान रखिए कि अगर आप बच्चे को डायपर में ज़्यादा रख रहे हैं तो कीप चेंजिंग द डायपर कॉन्टिन्यूसली, कि उसको बहुत ज़्यादा वेट डायपर में मत रखिए। एक तो उससे इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं, रैशेस होने के चांस हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप उसका डायपर टाइम टू टाइम चेंज करते आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट रीज़न इज गैस और एसिडिटी। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि न्यूबॉर्न बेबी को गैस हो गया, न्यूबॉर्न बेबी को एसिडिटी हो गई, बहुत ज़्यादा कॉमन ये है। बट थैंकफुली मुझे एक भी बार ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि समायरा इस रीज़न से रो रही है कि उसको एसिडिटी हो रही है, उसको स्टमक में पेन हो रहा है, उसको गैस हो रही है। उसके दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है। फर्स्ट रीज़न आपको जानना है कि जो बॉटल फीडिंग बेबी होते हैं एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी होते हैं, तो बॉटल फीडिंग बेबी को गैस ज़्यादा होती है रादर देन ब्रेस्ट फीडिंग बेबी से। उसका रीज़न ये है कि जब वो बॉटल से सक करता है तो बॉटल से एयर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रादर देन ब्रेस्ट फीडिंग से। ब्रेस्ट फीडिंग के केस में बहुत निग्लिजिबल चांसेस हैं कि बच्चे को एसिडिटी हो रही है या उसके पेट में गैस चली गई है, बट बॉटल फीडिंग से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बॉटल से सक करते हुए बच्चे के पेट में गैस चली जाती है, और जब तक वो गैस बाहर नहीं निकलती है बच्चे को स्टमक में पेन स्टार्ट होता है या वो गैस तंग करती है। इस वजह से कहते हैं कि बच्चे को गैस हो गई या एसिडिटी हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि एवरी टाइम जब भी आप उसको फीड कराएं, वेदर इज नाइट टाइम और वेदर इज डे टाइम, आपको उसको बर्प ज़रूर दिलाना है। तो ये न्यू मदर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नाइट टाइम में हम कैसे बर्प दिलाएं। डे टाइम में तो फिर भी ईजी होता है, नाइट में मदर भी बहुत स्लीपी हो रही हैं, बच्चा भी सोने लगता है, तो किस तरह से बर्प दिलाएं। तो उसका तरीका है, सबसे पहले तो आप जितने बार भी फीड करा रहे हैं, चाहे रात में करा रहे हैं चाहे दिन में करा रहे हैं, आपको अपने बेबी को शोल्डर से लगाना है। उसका जो चिन पार्ट है वो शोल्डर के ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। स्टमक उसका ज़्यादा दब नहीं रहा होना चाहिए, और उसको इस तरह से आप लगा के एंड हिप्स से लेके शोल्डर तक को स्लोली आप इस तरह से पैट करते हुए ऊपर जाइए, बहुत स्लो रिदम में। उसके बाद बच्चा ऑटोमेटिकली बर्प कर देता है। अब बात करते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है मदर्स को नाइट टाइम में किस तरह से बर्प दिलाएं। नाइट टाइम में आपको क्या करना है कि अपने बेबी को शोल्डर से ज़रूर लगा लेना है, क्योंकि प्रॉपर आप वॉक कराएं इस तरह से। आपको ज़रूरी नहीं है हर बार आप पैट कर पा रहे हैं, बिकॉज नाइट का हम समझ सकते हैं इतना स्लीपी होते हैं, इतना टायर्ड होते हैं कि हर बार प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना, प्रॉपर वो रूटीन फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नाइट टाइम के लिए आपको आप फीड कराया जैसे बेबी को, आप उसको अपने शोल्डर पे लिटाइए और उसको आप 5 मिनट तक इसी तरह से रहने दीजिए। अगर आप उसको इस तरह से पैट कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप उसको इस तरह से शोल्डर पे रखिए एटलीस्ट 5 मिनट तक। और जो भी गैस होगी वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी, साइंटिफिकली भी जो भी गैस होगी वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर बच्चे ने बर्प नहीं किया है। अगर वो बर्प की साउंड के साथ गैस निकाल दी दैट इज़ फाइन, अगर नहीं भी किया है तब भी इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप 5 मिनट तक उसको शोल्डर पर लगा के रखा हुआ है। तो अगर आपने इस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, एवरी फीडिंग के बाद अगर आप बच्चे को बर्प दिला रहे हैं या शोल्डर से लगा रहे हैं, तो आपके बच्चे की गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम 99% तक सॉल्व हो जाएगी। तो मेक श्योर आप उसको टाइम से बर्प दिला रहे हैं और प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो थी 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लाइक हंगर, स्लीप, डायपर चेंज, टू हॉट और टू कोल्ड एंड गैस एसिडिटी। सपोज हमने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो कर लें, बट फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि आपका बेबी रो रहा है। तो छोटे छोटे रीजंस होते हैं, लाइक टैग होता है, जो आपने अगर उसको नए कपड़े पहनाए हैं उसमें जो टैग होता है, एक बैक में टैग होता है, एक साइड में कई बार टैग होता है, कुछ बच्चे जो पजामी पहनते हैं उसमें पीछे टैग होता है। तो आप मेक श्योर वो टैग आप हमेशा कट करिए और जो सरफेस है उसको स्मूथ कर दीजिए, उसमें बिल्कुल टैग जैसे नहीं होना चाहिए, उससे इरिटेशन होती है, स्क्रैच होता है, रैश हो जाता है कई बार, उस वजह से भी बच्चे रोते हैं। सेकेंड रीज़न होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, डायपर रैश। अगर आप 24 आवर्स बच्चे को डायपर में रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपके बच्चे को डायपर रैश हैं अगर आप प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि बच्चे को अगर आप 24 आवर्स डायपर में रख रहे हैं तो डायपर रैश किस तरह से अवॉइड करें। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने समायरा को स्टार्टिंग के 3 मंथ्स पूरे टाइम डायपर में रखा था, 24 आवर्स डायपर में रखा था और उसको टच वुड कभी कोई रैश नहीं हुआ था। तो मेक श्योर आप जब भी बच्चे का डायपर चेंज करें तो एटलीस्ट 10 मिनट्स का गैप दें, जिससे जो उसका लोअर बॉडी पार्ट है वो वेट ना हो, उसमें थोड़ा सा एयर आ जाए, एयर लग जाए और उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो इससे डायपर रैश भी अवॉइड हो सकते हैं। अगर डायपर रैश हैं तो कुछ टाइम के लिए आप डायपर अवॉइड करिए, जिससे उसको जो इरिटेशन है उस पर थोड़ी सी हवा लगेगी और वो जब सही हो जाएंगे उसके बाद आप दोबारा डायपर बना सकते हैं। तो डायपर रैश भी एक रीज़न होता है कि छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं वो रोते हैं।
और जैसे एक रीज़न होता है, कई बार बच्चे सोते सोते डर जाते हैं, अच्छा खासा सो रहे हैं, एकदम चौंक जाते हैं, तो दैट इज़ वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अपने आप ही सेटल हो जाते हैं, बस उनको प्यार से सहलाइए, थोड़ी देर उनको यहाँ पे सहलाइए, सिर पे सहलाइए, वापस से वो रिलैक्स हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे टायर्ड होते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी बहुत जल्दी टायर्ड होते हैं, इतनी सी नन्ही सी जान होती है और बहुत जल्दी थक जाते हैं। आपने उनको मसाज किया है या उनको एक्सरसाइज कराई है या बात कराया है, उतने में ही थक जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो थक गए इमीडिएटली सो जाते हैं, कुछ बच्चों को पूरा इन्वायरमेंट चाहिए होता है उनको सोने के लिए। तो आप उस पैटर्न को समझ लीजिए कि आपने अगर बच्चों को एक्सरसाइज कराई है या मसाज कराया है, बात कराया है, उसके कितनी देर बाद बेबी आपका सोता है। जब आप इस पैटर्न को समझ जाएंगे तो एटलीस्ट आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आपका बच्चा टायर्ड है इसलिए रो रहा है। तो आप मेक श्योर जब भी आप मसाज, बात या एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए रिलैक्स होने के लिए, सोने के लिए या सेटल होने के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जिन वजह से न्यूबॉर्न बेबी हमेशा रोते हैं और उनके क्या सॉल्यूशन है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, अपनी फैमिली में शेयर करिए, और आपकी जो भी क्वेरी होती है प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।